हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासोपीडिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 विच इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There were several developments in different parts of the subcontinent following the long span of 1500 years following the end of the हड़प्पन civilization। अब हमने लास्ट चैप्टर में हड़प्पन civilization के बारे में पढ़ा था। अब जब ये civilization ख़त्म हुई उसके 1500 years बाद हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई। अब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलोंग में जो लोग रहते थे उन्होंने ऋग्वेदा को कंपोज किया। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हुए। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स कौन से हैं? ऐसे सेटलमेंट्स जिनकी इकोनॉमी जो है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। साथ ही साथ हमको पेस्टोरल पॉपुलेशंस देखने को मिली डेक्कन में और साउथ की तरफ में। पेस्टोरल पॉपुलेशंस क्या होती हैं? ऐसे लोग जो कि जानवरों को पाल के अपना सबसिस्टेंस करते हैं। New modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone structures known as megaliths, emerged in Central and South India from the first millennium BCE। अब क्या हुआ, जो लोग मर जाते हैं उनको डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके सामने आए, जैसे कि मेगालिथ्स को बनाना। मेगालिथ्स क्या होते हैं? बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जहाँ पर भी कोई किसी को दफन किया जाता है वहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स को इरेक्ट किया जाता है उनकी याद में। ये जो ट्रेडिशन है ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ फर्स्ट मिलेनियम BC यानी कि 1000 BCE के अराउंड। इन मैनी केसेस द डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। कई सारे केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो डेड लोग हैं उनको बहुत सारे आयरन के टूल्स और वेपन्स के साथ बरी किया जाता था, जो कि इंडिकेट करता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे। फ्रॉम द 6th century BCE there is evidence that there were other trends as well। Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires and kingdoms। अब 6th century से क्या हुआ, कुछ नए ट्रेंड्स आए, जैसे कि अर्ली स्टेट्स आई, एम्पायर्स आई और किंगडम्स आए। न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। अब इस समय में क्या हुआ कि जो नए टाउन्स हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही इमर्ज हुए। पहले क्या था कि हड़प्पन टाइम पे एक कंसंट्रेटेड एरिया था जहाँ पर नए टाउन्स आए थे, लेकिन अब पूरे सब कॉन्टिनेंट में नए नए टाउन्स आ रहे थे। प्रिंसेप एंड पियादसी। Some of the most momentous developments in the Indian epigraphy took place in 1830s। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं जब किसी भी हार्ड सरफेस पर हम एंग्रेव करके कुछ अक्षरों को लिखते हैं तो वो होती है हमारी एक इंस्क्रिप्शन। अब इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। इंडियन एपिग्राफी में कुछ मोमेंटस डेवलपमेंट्स हुई थी 1830s के पीरियड में। अब ऐसा क्या हुआ था? This was when James Prinsep, an officer in the Mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharosthi, that were two scripts used in the earliest inscriptions and coins। इस समय में जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट में। मिंट क्या होती है? जहाँ पर कोइंस बनते हैं। उन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती इन दो स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया था। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स क्यों हैं? क्योंकि जो इंडिया के अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कोइंस हैं वो इन्हीं स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे। He found that most of these mentioned a king referred to as पियादसी। उन्होंने क्या देखा कि ये जो इतनी सारी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू उन्होंने रीड की थी, इनमें से ज़्यादातर एक किंग का मेंशन करती हैं जो कि हैं पियादसी, मीनिंग प्लेजेंट टू बीहोल्ड, जिनको देखना प्लेजेंट हो, एक ऐसे किंग। There were a few inscriptions that also refer to the king as अशोका। नाउ यही इनमें से ही कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इसी सेम किंग को अशोका भी कहती हैं। और अशोका के बारे में उस टाइम तक लोगों को पता था क्योंकि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा फेमस थे। This gave a new direction to investigations into early Indian political history as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the Indian subcontinent। Now, इससे क्या हुआ कि जो अर्ली इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना इजी हो गया, क्योंकि हमारे जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स हैं अब उनको रीड किया जा सकता था। तो जो यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या शुरू किया कि जो मेजर लीनेजेस थी जिन्होंने इंडिया पर रूल किया था उनकी लीनेजेस को रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया।
lineages क्या होती हैं, उनका वंश. As a result, the broad contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. तो 20th century के शुरुआती decades तक क्या हो गया कि जो political history है अर्ली इंडिया की वो broadly हमारे पास थी. Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of the political history, investigating whether there were connections between the political changes and the economic and social developments. Now, इसके बाद क्या किया scholars ने, वो पहले तो वो political history को ही देख रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने shift कर दिया focus, वो उस political history के context को study करने लगे, यानी कि क्या context है, क्या environment है जिसके अंदर वो particular political changes happen हो रहे हैं. उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि क्या कोई कनेक्शन है पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स के बीच में. द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास. अब हमने देखा कि 16th सेंचुरी के बाद कुछ स्टेट्स इमर्ज हो रही थी, अर्ली स्टेट्स, अर्ली किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे. उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं. The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in the Indian history. अब जो 6th सेंचुरी BCE का पीरियड है इसको एक टर्निंग पॉइंट रिगार्ड करा जाता है अर्ली इंडिया की हिस्ट्री में. इट इज़ एन एरा दैट इज़ एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेट्स, सिटीज़, द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. अब इस एरा में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि अर्ली स्टेट्स एमर्ज हुई, सिटीज़ एमर्ज हुई, साथ ही साथ आयरन का यूज़ जो है वो ज़्यादा होने लगा और कॉइनेज यानी कि कॉइन्स का डेवलपमेंट हो गया. It also witnessed the growth of diverse system of thought including Buddhism and Jainism. Now इस टाइम पर बहुत सारे diverse system of thought भी आए, जैसे कि Buddhism और Jainism. Early Buddhist and Jain texts mention among other things 16 states known as Mahajanpadas. Although the lists vary, some names such as Vajji, Magad, Kosal, Kuru, Panchal, Gandhar and Avanti occur frequently. Clearly, these were amongst the most important Mahajanpadas. Now, जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें एक और चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मेंशन है. वो है 16 स्टेट्स जिनको उस टाइम पर महाजनपदास बोला जाता था. अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी उसी टाइम पर आए थे जिस टाइम अर्ली स्टेट्स आई थी, तो दोनों ही कंटेम्प्रेरी थे. इसीलिए बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं इन महाजनपदास के बारे में जानने के लिए. अब जो टेक्स्ट हैं उनमें वेरी करती है लिस्ट महाजनपदास की, लेकिन कुछ नेम्स जैसे कि वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती सबसे ज़्यादा हमको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं मतलब क्या है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपदास रहे होंगे, तभी इनको इतनी ज़्यादा बार मेंशन किया गया है. While most Mahajanpads were ruled by kings, some known as Ganas और संगास were oligarchies. Now, ज़्यादातर जो महाजनपदास थी उनको किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी महाजनपदास थी जो कि ओलिगार्कीज थी, यानी कि जहाँ पर एक किंग रूल नहीं करता था, बहुत सारे किंग्स रूल करते थे. इन महाजनपदास को कहा जाता था गनाज या फिर संगास. यहाँ पर क्या था कि पावर जो है वो बहुत सारे मैन जो है वो शेयर करते थे, जिनको कलेक्टिवली राजाज कहा जाता था. महावीर और बुद्धा दोनों ही इन गणास से ही बिलोंग करते थे. इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ द वज्जी संघा, द राजाज प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली. अब कुछ इंस्टेंसेस में क्या देखने को मिलता है कि जो राजाज हैं वो सारे रिसोर्सेज को कलेक्टिवली कंट्रोल करते थे, इंक्लूडिंग लैंड. इसका एक एग्जाम्पल है वज्जी संघा. Although their histories are often difficult to reconstruct due to lack of sources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. Now, इन सभी states के बारे में reconstruct करने के लिए हमारे पास enough sources नहीं हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि इनमें से कुछ states nearly 1,000 साल तक रही थी. Each महाजनपद had a capital city. हर एक महाजनपद जो है, हर एक kingdom जो है उसकी capital city भी होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जो कि ऑफन क्या होती थी, फोर्टिफाइड होती थी. फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल सिटी है उसके चारों तरफ जो है वॉल्स का होना, ये होती है हमारी फोर्टिफिकेशन. अब इन फोर्टिफाइड सिटीज़ को मेंटेन करना, साथ ही साथ
इंसिपिएंट आर्मीज और ब्यूरोक्रेसीज को मेंटेन करना। इसके लिए किंग्स को किसकी ज़रूरत थी? रिसोर्सेज की। क्यों थी रिसोर्सेज की ज़रूरत? अपनी पहले फोर्टिफिकेशंस को मेंटेन करना, सेकंड जो उन्होंने आर्मी रिक्रूट किया उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसीज यानी कि जो ऑफिसर्स हैं स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको मेंटेन करने के लिए उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। फ्रॉम द 6th century BC onwards, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the धर्म सूत्रास। अब 6th century BC से हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो कुछ संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना शुरू कर देते हैं जिनका नाम है धर्म सूत्रास। These laid down norms for rulers as well as for other social categories। इनमें क्या देखने को मिलता है हमको कि रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि कैसे रूलर्स को बिहेव करना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, साथ ही साथ दूसरी सोशल कैटेगरीज़ को कैसे बिहेव करना चाहिए और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। अब जो रूलर्स हैं उनको आइडियली एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्षत्रियाज ही होने चाहिए। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि वो टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करें कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स से, ताकि वो अपने किंगडम को मेंटेन रख सकें। रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकग्नाइज एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। अब दूसरी नेबरिंग स्टेट्स जो हैं उन पर रेड करना वो एक लेजिटिमेट मीन्स था वेल्थ को एक्वायर करने का, यानी कि धर्म सूत्रास के अकॉर्डिंग रेड्स मारकर वेल्थ एक्वायर करना कोई गलत बात नहीं थी, एक लेजिटिमेट सोर्स था वेल्थ एक्वायर करने का। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ने, उनके पास जब रिसोर्सेज इनफ थे तो उन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज यानी कि परमानेंट आर्मी को रिक्रूट कर लिया और साथ ही साथ वो रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज मेंटेन करने लगे। Others continued to depend on militia recruited more often than not from the peasantry. While some other states जो थी उन्होंने कंटिन्यू किया पेजेंट्री पर डिपेंड होना, यानी कि जब भी उनको आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो पेजेंट्री से बोल देते थे कि अब आप आर्मी में आ जाओ, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी तो वापस अपना काम करने लग जाते थे। फर्स्ट अमंग द 16 मगध। अब जो सारी 16 महाजनपदास थी उनमें से जो पहली महाजनपद थी वो थी मगध। अब कैसे मगध एक महाजनपद बनी, और सिर्फ महाजनपद ही नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद बनी। बिटवीन द 6th and 4th century BCE, Magad, which is in present day Bihar, became the most powerful महाजनपद। Now 6th and 4th centuries BCE के बीच में जो मगध है आज के बिहार में, वो बन गई सबसे पावरफुल महाजनपद। मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग रीजंस देते हैं कि क्यों मगध ही बनी सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद। मगध वॉज अ रीजन वे एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। अब मगध एक ऐसा रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। साथ ही साथ आयरन माइंस जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है वो भी एक्सेसिबल थी, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी टूल्स और वेपन्स के लिए। साथ ही साथ हमको देखने को मिलता है कि एलिफेंट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्मी का, उस टाइम पर जो आर्मीज थी उनमें एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थे, और वो जो हैं इस रीजन के फॉरेस्ट में ईजिली मिल जाते थे। साथ ही साथ ये रीजन जो है वो गंगा वाला रीजन है, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो एक चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती थी इस रीजन में। However, early Buddhists and Jain writers who wrote about Magad attributed its power to the policies of individuals. Ruthlessly ambitious kings, of whom Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies. तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने ये सारे रीज़न दिए कि क्यों मगध जो है इतनी इम्पॉर्टेंट महाजनपद बनी। बट जो उस टाइम के जो लोग थे, जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स थे, उन्होंने ये रीजंस नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था कि मगध जो है वो इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स थे, जैसे कि बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मानंदा, और साथ ही साथ उनके मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एबल थे। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब इनिशियली राजगह जो कि प्राकृत नेम है प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार का, वो कैपिटल था मगध का, यानी कि
पहले जो है मगध का कैपिटल था राजगृह। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। अब राजगृह का मतलब भी क्या है? हाउस ऑफ द किंग। तो ये जो है मगध की पहले कैपिटल थी। राजगृह जो है एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी जो कि हिल्स के बीच में लोकेटेड थी। बाद में 4th सेंचुरी BC में क्या हुआ कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। क्यों शिफ्ट किया गया? क्योंकि पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है वो कमांड करता है रूट्स को, कम्युनिकेशन के गंगा के अलोंग, यानी कि गंगा के बैंक्स के अलोंग एक चीफ पोजीशन जो है वो इंजॉय करता है पाटलिपुत्र, इसलिए कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। एन अर्ली एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द एमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब जो मगध है उसकी जो ग्रोथ है वो पीक पर कब पहुंची? जब मौर्यन एम्पायर एमर्ज हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो फाउंडर थे इस एम्पायर के। उन्होंने 321 BCE में इस एम्पायर को फाउंड किया था। He extended his control as far northwest as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, present-day coastal Orissa. अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एम्पायर है, इसका जो कंट्रोल है वो कहाँ कहाँ तक था? अफ़गानिस्तान तक और साथ ही साथ बलूचिस्तान तक, इतनी दूर तक था नॉर्थ वेस्ट की तरफ में। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक रीजन है। और उनके जो ग्रैंडसन हैं, उनके जो पोते थे अशोका, वो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर बने अर्ली इंडिया के, एंड उन्होंने कलिंगा को कनकर किया, जो कि प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा है। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। अब कैसे हिस्टोरियंस ने मौर्यास की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, क्या क्या सोर्सेज उन्होंने यूज़ किए, वो देखते हैं। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या आता है? जैसे कि बिल्डिंग्स, केव्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स। अब मौर्यास के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्पेशली स्कल्पचर ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कराने में। सेकंड है कंटेम्प्रेरी वर्क्स। कंटेम्प्रेरी वर्क्स क्या होते हैं कि वो लोग जो कि उस टाइम पर ज़िंदा थे, उस टाइम पर रहते थे, उन्होंने जो जो मौर्यास के बारे में लिखा है वो। अब इसका एक एग्जाम्पल है अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? एक ग्रीक अम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा था। थर्ड है अर्थशास्त्र, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। ना चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके एक मिनिस्टर थे जो कि थे चाणक्य या फिर कौटिल्य। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी जो कि मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। नेक्स्ट है लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। अलग अलग लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस में जो लिटरेचर था उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। लास्ट है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ऑन रॉक्स एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। नाउ अशोका ने जो रॉक्स पर और जो पिलर्स पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सोर्स हैं उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। Ashoka was the first ruler who inscribed the messages to his subjects and officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. अशोका जो हैं वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपना जो मैसेज है अपने सब्जेक्ट्स को जो भी वो कहना चाहते थे, अपनी प्रजा को जो भी वो कहना चाहते थे, साथ ही साथ उनके जो ऑफिशियल्स थे, जो मंत्री थे, उनको वो जो कहना चाहते थे उन्होंने उसको स्टोन सरफेसेस जैसे कि पॉलिश्ड पिलर्स या फिर रॉक्स पर इंस्क्राइब कराया। He used the inscriptions to proclaim what he understood to be धम्मा। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को धम्मा जो है उसको लिखने के लिए भी यूज़ किया। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, की बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स हैं और जो वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर दिया है उनके टूवर्ड्स जनरोसिटी दिखाना, अपने जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनको काइंडली ट्रीट करना, साथ ही साथ अपने से दूसरे रिलीजन्स और ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट करना, ये सारे धम्मा के अंदर आते थे। और उन्होंने इन सभी को अपने जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन पर इंस्क्राइब कराया था। एडमिनिस्टरिंग द एम्पायर, हमने देखा कि ये जो एम्पायर है नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान तक जाती थी और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था? देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। इस पूरी एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। पॉलिटिकल सेंटर्स क्या होते हैं? जहाँ पर पॉलिटिकल पावर होती है, ऐसे सेंटर्स। पहला था कैपिटल पाटलिपुत्र,
और बाकी थे हमारे प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। ये सारे के सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। अब अगर हम ध्यान से इन इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट को देखें तो हमको पता चलेगा कि इनमें सेम ही कंटेंट है हर जगह पर। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया, हर जगह पर सेम ही मैसेज हमको इनमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पूरी एम्पायर में कोई यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? तो हिस्टोरियंस जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एम्पायर के अंदर जो भी रीजन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थे। It is likely that the administrative control was strongest in the areas around the capital and the provincial centers. तो जो भी कैपिटल था और जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे उनके अराउंड जो भी एरियाज़ थे, उनके पास में जो भी एरियाज़ थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे जैसे हम कैपिटल्स या प्रोविंशियल सेंटर से दूर जाते जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो उतना ही वीक होता जाएगा। These centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini being situated on important long distance trade routes. तो ये जो सारे सेंटर्स हैं, बी इट द कैपिटल और द प्रोविंशियल सेंटर्स, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चूज़ किए गए थे। तक्षशिला और उज्जैनी जो हैं वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड थे। साथ ही साथ सुवर्णगिरी जो है लिटरली द गोल्डन माउंटेन, जिसका मतलब है गोल्डन माउंटेन, वो जो है इम्पोर्टेंट था कर्नाटका की गोल्ड माइंस को टैप करने के लिए। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। इस एम्पायर की एग्जिस्टेंस के लिए लैंड और रिवराइन रूट से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे? लैंड और रिवराइन रूट्स के थ्रू। हमने देखा कि मगध जो है उसकी इतना स्ट्रॉन्ग होने के पीछे एक रीज़न था कि वो गंगा के अलोंग कम्युनिकेशन इजीली एंजॉय करता था। साथ ही साथ जो लैंड रूट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हर जगह रिवर्स के थ्रू नहीं जाया जा सकता था। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स इफ़ नॉट मंथ्स। अब सेंटर से जो भी हमारा कैपिटल है उससे प्रोविंसेस तक जाने के लिए जो जर्नीज़ हैं उसमें वीक्स लग जाते थे। तो इसका मतलब क्या था कि प्रोविजंस को अरेंज करना था, साथ ही साथ प्रोटेक्शन को अरेंज करना था। प्रोविजंस क्या है कि जो भी ज़रूरत का सामान है जर्नी के लिए, साथ ही साथ लुटेरे कहीं उनको लूट ना ले, ठीक है, रेड ना पड़ जाए कोई, तो प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत थी। अब प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता था? आर्मी। मेगास्थनीज मेंशन्स अ कमेटी विद 6 सब कमेटीज़ फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटी। अब मेगास्थनीज मेंशन करते हैं कि इस एम्पायर में जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो कैसे कोऑर्डिनेट की जाती थी, कि एक कमेटी थी जिसकी 6 सब कमेटीज़ थी जो कि पूरी मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती थी। अब इसमें जो पहली सब कमेटी थी वो क्या करती थी? नेवी का ध्यान रखती थी। सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मेंटेन करती थी। थर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर्स के लिए। फोर्थ जो है वो हॉर्सेस के लिए। फिफ्थ जो है वो चैरियट्स यानी कि जो हमारे रथ होते हैं उनको मेंटेन करती थी। और सिक्स जो है वो एलिफेंट्स का ध्यान रखती थी। तो इस तरीके से जो सारा मिलिट्री एक्टिविटी है वो कोऑर्डिनेट होता था मौर्यन एम्पायर में। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड सब कमेटी वर रेदर वेरिड। सेकेंड सब कमेटी जो है वो क्या करती थी? ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को अरेंज करती थी। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। पहला, ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स को अरेंज करना जो कि इक्विपमेंट को सारी कैरी करेंगे। साथ ही साथ फूड को प्रोक्योर करना, फूडर को प्रोक्योर करना एनिमल्स के लिए, और सर्वेंट्स और आर्टिजान्स को रिक्रूट करना। तो इसके जो काम थे वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थे। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating Dhamma, the principles of which, as we have seen, were simple and virtually universally applicable. तो हमने देखा कि धम्मा जो है उसके सिंपल प्रिंसिपल्स हैं और हर जगह वो एप्लीकेबल हैं, यानी कि उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन ट्रेडिशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स के थ्रू अशोका ने अपने एम्पायर को होल्ड करने की कोशिश की थी। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इस वर्ल्ड में भी और साथ ही साथ इससे अगले वर्ल्ड में भी लोगों का वेलबींग इंश्योर करेंगे।
Special officers known as a Dhamma Mahamatta were appointed to spread the message of Dhamma. अब धम्मा महामत्ता नाम के कुछ ऑफिसर्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था यही धम्मा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए. हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर. अब हम जिस एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं वो आखिर कितनी इम्पोर्टेंट थी. When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. अब जब historians 19th century में यानी कि 1801 से लेके 99 तक जब वो अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे तब मौर्यन एम्पायर का एमर्ज होना एक मेजर लैंडमार्क रिगार्ड करा जाता था. इंडिया वॉज देन अंडर कलोनियल रूल एंड वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. उस टाइम पर इंडिया जो है वो कलोनियल रूल में था और साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था. 19th एंड अर्ली 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India both challenging and exciting. अब 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने देखा कि इंडिया में भी एक ऐसी एम्पायर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी. Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including the stone sculpture, were considered to be the examples of the spectacular art typical of empires. साथ ही साथ हमको कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऐसी मिली थी जो कि मौर्यास के साथ एसोसिएटेड थी और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर थी. ठीक है, ऐसी जो आर्ट है वो एम्पायर्स में ही देखने को मिलती है. Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of most of the rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than the later rulers who adopted grandiose titles. अब historians ने अशोकन inscriptions जो थी उन पर जो मैसेज था वो पढ़ा. उन्होंने देखा कि अशोका का जो मैसेज है वो बाकी रूलर्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. वो बाकी रूलर्स से ज़्यादा पावरफुल तो थे ही बट साथ ही साथ वो ज़्यादा हम्बल भी थे. So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. तो जो nationalist leaders थे 20th century के उन्होंने अशोका को एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग फिगर के रूप में देखा. It lasted for about 150 years, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. ये जो एम्पायर है ये 150 ईयर्स तक लास्ट करी एंड ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है. अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखें द एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. अब जो एम्पायर है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में भी फैली नहीं हुई थी और साथ ही साथ जितने एरिया में एम्पायर थी भी वहाँ पर भी इसका कंट्रोल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं था, एक जैसा नहीं था. कुछ एरियाज़ में कंट्रोल ज़्यादा था और कुछ एरियाज़ में बहुत ही वीक था. By the 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. 2nd century BCE से क्या हुआ कि नए chiefdoms क्या होते हैं जिनको चीफ रूल करते हैं एंड किंगडम्स जो हैं वो emerge हुए अलग अलग पार्ट्स में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के. न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. अब देखते हैं कि साउथ में कैसे chiefdoms और किंगडम्स emerge हुए. जो नए किंगडम्स एमर्ज हुए थे डेक्कन में और साथ ही साथ फर्दर साउथ की तरफ यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में जो भी नए किंगडम्स एमर्ज हुए थे वो जो है स्टेबल भी थे यानी कि वो अपना रूल भी मेंटेन कर पा रहे थे, उनके अंदर स्टेबिलिटी भी थी, साथ ही साथ वो प्रॉस्परस भी थे, काफ़ी वेल्दी भी थे. इसमें इंक्लूडेड थे हमारे चोलास, चेरास और पांड्यास के चीफडम्स तमिलाकम रीजन में. तमिलाकम रीजन में क्या था, तमिलनाडु साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ पार्ट्स. ये था हमारा तमिलाकम रीजन जिसमें 3 मेन चीफडम्स थे. पहला था चोलास, सेकंड था चेरास और थर्ड था पांड्यास. ये जो है स्टेबल भी थे और प्रॉस्परस भी थे. सोर्सेज, अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट दैट कंटेन पोम्स डिस्क्राइबिंग द चीफ्स एंड द वेज इन विच दे अक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज. अब कहाँ से हमको इन चीफडम्स के बारे में पता चलता है, तो हमारा सोर्स है अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट जिनमें पोम्स हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं चीफ्स को और कैसे वो रिसोर्सेज को अक्वायर करते थे और कैसे वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने फॉलोअर्स में. मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहन्स हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया एंड द शाकाज, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of the subcontinent derived revenues from long distance trade. अब बहुत सारे जो चीफ्स और किंग्स आए वो अपनी रिवेन्यूज़ जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से लाते थे.
इनमें इंक्लूडेड थे सतवाहन्स, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स पर रूल करते थे, और साथ ही साथ शाकाज, जो कि थे तो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के, लेकिन जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किए थे। वो जो हैं हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से अपना रिवेन्यू लाते थे। Their social origins were often obscure, but as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired the power, they attempted to claim social status in a variety of ways. अब हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्रास सिर्फ क्षत्रियाज ही जो हैं वो रूलर्स हो सकते थे, लेकिन इतने सारे जो रूलर्स थे वो अलग अलग सोशल ओरिजिन से थे। अब जैसे ही उन्होंने अपना पावर अक्वायर किया तो वो सोशल स्टेटस अक्वायर करने की कोशिश करते थे अलग अलग तरीके से। क्यों करते थे? लोग उनकी तब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक उनकी कोई सोशल स्टेटस नहीं होगी, और ऐसे तो लोग जो है वो रेबेलियन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी सोशल स्टेटस जो है वो अक्वायर करने की कोशिश की। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डीटीज़। एक तरीका था हाई स्टेटस को क्लेम करने का, वो था अलग अलग डीटीज़ से अपना एसोसिएशन दिखाने का। दिस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशानास। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये सबसे अच्छे तरीके से कुशानास ने दिखाई, जो कि फर्स्ट सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी CE तक जिन्होंने रूल किया। ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उन्होंने जो है सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक एक बड़े से किंगडम को फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर फर्स्ट सेंचुरी CE तक रूल किया था। Their history has been reconstructed from the inscriptions and textual evidences. उनकी हिस्ट्री को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है? कुछ इंस्क्रिप्शंस से और साथ ही साथ कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से। The notions of kingship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. जो नोशंस थे किंगशिप के, जो कि वो दिखाना चाहते थे, वो उनके कॉइन्स में और साथ ही साथ उनके जो स्कल्पचर्स हैं उनमें सबसे अच्छे से देखने को मिलते हैं। Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Math near मथुरा, उत्तर प्रदेश। अब बड़े बड़े स्टैचूज़ जो हैं कुशाना रूलर्स के वो हमको देखने को मिले हैं एक श्राइन में, एक मंदिर में, मठ में, मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो कुशाना रूलर्स है वो खुद को भगवान जैसा मानते थे, उनके साथ अपना एसोसिएशन दिखाते थे ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट करें और ताकि कोई भी उनके अगेंस्ट रेबल ना करे। Similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. ऐसे ही स्टैचूज़ हमको एक अफ़गानिस्तान में एक श्राइन में भी देखने को मिले हैं। Some historian feels that this indicates that the Kushanas considered themselves god-like. अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो है इंडिकेट करता है कि कुशानास जो हैं वो खुद को भगवान जैसा समझते थे। Many Kushana rulers also adopted द टाइटल देवपुत्र। अब काफ़ी सारे जो कुशाना रूलर्स थे उन्होंने देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, भगवान के बेटे का भी टाइटल अडॉप्ट किया। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज़ रूलर्स हु कॉल देमसेल्व्स सन्स ऑफ हेवन। और यहाँ पर शायद वो चाइनीज़ रूलर्स से इंस्पायर्ड थे जो कि खुद को हेवन के बेटे बताते थे, यानी कि स्वर्ग के बेटे बताते थे खुद को। और शायद जो कुशाना रूलर्स थे उन्होंने यहीं से इंस्पिरेशन ली खुद को सन ऑफ गॉड कहने में। By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. अब 4th century के बाद क्या है कि इससे भी बड़ी बड़ी स्टेट्स आ रही हैं जो पहले थी, एंड इनमें से गुप्ता एम्पायर जो है वो भी एक थी। Many of these dependent on सामंस। इनमें से कई सारी जो नई हमारी स्टेट्स हैं वो सामंस पर डिपेंडेंट थी। These were men who maintained themselves through local resources, including control over land. सामंत्स कौन थे? जो कि खुद को लोकल रिसोर्सेज से मेंटेन करते थे, यानी कि जिनकी रेवेन्यू जो है वो लोकल रिसोर्सेज से आती थी और उसी से वो अपनी मिलिट्री वगैरह सब कुछ मेंटेन रखते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। अब जो रूलर्स हैं वो क्यों इनको रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने का हक देते थे, क्यों वो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार देते थे? क्योंकि ये जो सामंत्स हैं ये एक रेगुलर सम जो है अपनी रेवेन्यू में से वो रूलर्स को देते थे, और साथ ही साथ जब भी रूलर्स को मिलिट्री की ज़रूरत थी वो अपना सपोर्ट देते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे रूलर्स को। पावरफुल सामंत्स जो हैं वो रूलर्स भी बन जाते थे जो ओरिजिनल रूलर था उसको ओवरथ्रो करके, और जो वीक रूलर्स थे वो केवल सबॉर्डिनेट रूलर्स रह जाते थे कई बार,
यानी कि सिर्फ नाम के रूलर्स रह जाते थे, बट एक्चुअल में पावर को एक्सरसाइज कोई और करता था। द हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, coins and inscriptions, including prashastis composed in praise of kings in general and kings in particular and patrons in general by poets. अब गुप्ताज जो हैं उनकी हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था? लिटरेचर से, कॉइन्स से और इंस्क्रिप्शंस से। इंस्क्रिप्शंस में रेगुलर इंस्क्रिप्शंस भी आती थी और साथ ही साथ प्रशस्तीज भी आती थी, जो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन थी। प्रशस्तीज में क्या होता था कि कुछ पोइट्स जो हैं वो अपने किंग्स की प्रशंसा में कुछ कंपोज करते थे, उसको प्रशस्तीज में रिकॉर्ड किया जाता था। अब ये जो प्रशस्तीज हैं इसमें सब कुछ एग्जैजरेटेड था, यानी कि इसमें ट्रुथ बहुत ही कम था, बात को बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बोला जाता था। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than accounts that were literary true. अब जो हमारे historians हैं उनमें से कुछ तो इनसे facts draw करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनको बनाया और साथ ही साथ वो लोग जो इनको रीड करते हैं वो इनको लिटरेचर का वर्क देखते हैं, पोइट्री का वर्क देखते हैं, वो इनको अकाउंट्स की तरह नहीं देखते जिनमें से हम फैक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिनमें एक्चुअल में कुछ ट्रू था। वो इनको सिर्फ और सिर्फ फिक्शन का वर्क देखते हैं। द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, composed in Sanskrit by Hari Sena, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers, is a case in point. अब इसका एक एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति। इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये जो है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये संस्कृत में कंपोज की गई थी हरि सेना के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे। समुद्रगुप्त जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल गुप्ता रूलर थे। अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। अब देखते हैं कि कैसे इस टाइम में जो रूरल इंडिया है वो चेंज हो रहा था और किंग्स के बारे में लोगों की क्या धारणा थी। What did the subjects think about their rulers? जो हमारी प्रजा थी वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी? Obviously, the inscriptions do not provide all the answers. अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमको सारे आंसर्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी। अगर कोई रूलर है वो अपनी अच्छाई बताएगा, क्या वो ये बताएगा कि उसकी प्रजा उसके बारे में इतना बुरा सोचती है? नहीं। इसीलिए इंस्क्रिप्शंस हमारी सारे आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रिसाइड कर रहे हैं वो लिटरेट नहीं थे, इसीलिए उनके जो थॉट्स थे, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनके अकाउंट्स हमारे पास बहुत ही रेयरली मिलते हैं। नेवरदलेस, historians have tried to solve this problem by examining stories that were contained in anthologies such as the Jatakas and the Panchtantra. अब हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है? स्टोरीज़ को एग्जामिन करके। ये जो स्टोरीज़ हैं ये एक दूसरे को जो कॉमन लोग हैं वो ही सुनाते थे, तो इनमें हमको लोकल जो कॉमन लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। ये जो स्टोरीज़ हैं ये जटाकाज में हमको देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ पंचतंत्र में हमको ये देखने को मिलती हैं। Many of these stories probably originated as popular oral tales and that were later committed to writing. अब इनमें से बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो शायद पहले पॉपुलर ओरल टेल्स रही होंगी, यानी कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो कि लोग ओरली एक दूसरे को सुनाते होंगे और फिर वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि किसी ने उनको लिख दिया। द जटाकास वर रिटन इन पाली इन अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE। अब फर्स्ट मिलेनियम CE के मिडल में जटाकास को लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। वन स्टोरी नोन एज द गंदा तिंदु जटाका डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विक्ड किंग। अब एक बुरे राजा के जो प्रजा थी उनकी दशा के बारे में बताती है हमको एक स्टोरी जो कि गंदा तिंदु जटाका के नाम से जिसको जाना जाता है। These included elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals. अब उनकी प्रजा में किस किस को बताया गया है? कुछ बूढ़ी औरतें और आदमी, साथ ही साथ कुछ कल्टीवेटर्स, कुछ हर्डर्स एंड गांव के लड़के एंड कुछ एनिमल्स भी। When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day.
अब जब वहाँ का जो किंग है वो डिस्गाइज में यानी कि कुछ और बन के अपनी पहचान छुपा के जब वो अपने सब्जेक्ट्स के पास गया ये पूछने के लिए कि उसके जो प्रजा है वो उसके बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए जब वो अपने सब्जेक्ट्स के पास गया, तब उन्होंने उसको कर्ज किया कि उनकी जो दुख हैं सारे उनका कारण उनका राजा है। वो कंप्लेन करते थे कि उनको रात में तो जो चोर हैं वो अटैक करते हैं और दिन में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो उन पर अटैक करते हैं। To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. अब ये जो सिचुएशन है इतने क्योंकि जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो इस सिचुएशन को एस्केप करने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए लोगों ने अपने विलेजेस को छोड़ दिया और वो जाके फॉरेस्ट में बस गए। As this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. अब ये जो स्टोरी इंडिकेट करती है ये इंडिकेट करती है कि कभी कभी राजा और उसकी प्रजा के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्ड भी हो सकते हैं। Kings frequently try to fill their coffers by demanding high taxes and peasants particularly found such demands oppressive. अब जो किंग्स हैं वो अपने जो ट्रेजरी है उसको भरने की कोशिश करते थे हाई टैक्सेस डिमांड करके, लेकिन जो पेजेंट्स थे उनको ऐसी डिमांड्स जो है वो ऑप्रेसिव लगती थी, इसलिए वो फॉरेस्ट में एस्केप कर जाते थे, जैसे कि इस जटाका स्टोरी में दिखाया गया है। Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet the growing demand for taxes. ओके लेकिन कुछ दूसरी स्ट्रैटेजीज़ भी लोगों ने अपनाई। एक तो था कि वो फॉरेस्ट में चले जाते थे, और स्ट्रैटेजीज़ में इंक्लूडेड था कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको ही बढ़ा देना ताकि टैक्सेस को वो दे सके। स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अब कैसे इस टाइम में ग्रोइंग टैक्स डिमांड से लोगों ने इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन को। One such strategy was the shift to plough agriculture, which spread in the fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri. अब एक स्ट्रैटेजी क्या थी कि लोगों ने प्लाउ एग्रीकल्चर पर शिफ्ट कर दिया। एक तो होता है हो एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरीली फॉरेस्ट वाले लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं। एक होता है प्लो एग्रीकल्चर जो प्लेन्स में यूज़ होता है। तो लोगों ने प्लो एग्रीकल्चर पर शिफ्ट कर दिया जो कि फर्टाइल अलूवियल रिवर वैलीज़ में स्प्रेड हुआ, जैसे कि गंगा और कावेरी की वैलीज़। 6th सेंचुरी BCE से ये स्टार्ट हुआ। द आयरन टिप्ड प्लाउशेयर was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. अब पूरी की पूरी वुडन प्लाव से लोगों ने क्या किया, एक ऐसी प्लाव पर शिफ्ट कर दिया जिसकी जो टिप है वो आयरन की थी, जिससे सोइल को इजीली टर्न करा जा सकता था। अब ये जो है अलूवियल सोइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाने लगी, और स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पर रेनफॉल जो है वो हाई थी। मोरोवर इन पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for the producer. अब गंगा वैली के कुछ पार्ट्स में क्या हुआ कि पैडी की प्रोडक्शन जो है, राइस की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई ट्रांसप्लांटेशन के इंट्रोडक्शन से। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि एक नर्सरी में पहले जो पैडी है उसको ग्रो करना एंड देन उसको ट्रांसप्लांट कर देना फील्ड में। इससे क्या है कि जो पैडी है उसकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारा फार्मर है, उसके लिए काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। While the iron ploughshare led to the growth in agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. अब जो आयरन प्लाउशेयर था, एक ऐसा प्लाव जिसकी जो टिप है वो आयरन की थी, उससे कुछ एरियाज़ में तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन कुछ एरियाज़ में इसको अभी भी यूज़ नहीं करा जाता था। Cultivators in areas which was semi-arid, such as the parts of Punjab and Rajasthan, did not adopt it till 20th century. अब कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि सेमी एरिड थे, वहाँ पर ये जो है जो आयरन टिप प्लाउशेयर है वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं था, जैसे कि पंजाब और राजस्थान के कुछ पार्ट्स, वहाँ पर लोगों ने इसको 20th सेंचुरी तक अडोप्ट नहीं किया। And those living in hilly tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. Now वो लोग जो कि hilly tracts में रहते थे, जो कि hill regions में रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स के हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, वो जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जो कि
वहाँ का जो टेरियन था, वहाँ का जो एरिया था, उस पर बेटर सूट करता था। तो वहाँ पर जो है आयरन टिप प्लाउशेयर का यूज़ नहीं होता था, यानी कि जो इस टाइम पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन था। हर जगह पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुई, सिर्फ कुछ ही जगह पर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई थी। Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation. एक और स्ट्रैटेजी जिसका यूज़ किया गया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, वो थी इरिगेशन का यूज़ करना। यानी कि रेनफॉल डिपेंडेंट अगर हमारा एग्रीकल्चर होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, लेकिन अगर इरिगेशन आ जाएगा तो अगर रेनफॉल नहीं भी होगी तब भी हमारी क्रॉप्स को ईजिली वाटर मिल रहा है। अब इस टाइम पर जो इरिगेशन है वो कैसे होता था, वेल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, एंड बहुत ही कम केसेस में इवन कनाल्स के थ्रू भी होता था। कम्युनिटीज़ एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स। तो मेनली जो है कम्युनिटीज़, यानी कि पूरे के पूरे जैसे कि एक गांव के लोग मिलकर अगर एक टैंक बना रहे हैं तो एक कम्युनिटी का काम हो गया। साथ ही साथ कुछ रिच इंडिविजुअल्स भी इन इरिगेशन वर्क्स को ऑर्गेनाइज करते थे। द लैटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज़ इन इंस्क्रिप्शंस। अब जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि खुद ही इरिगेशन वर्क्स को कंस्ट्रक्ट कराते थे, वो इसको बहुत ही बहादुरी का काम सोचते थे। एंड जो पावरफुल मैन थे इंक्लूडिंग किंग्स भी जो थे, वो इन एक्टिविटीज़ को इंस्क्रिप्शंस में नोट कराते थे क्योंकि ये बहुत ही अच्छाई का काम माना जाता था। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब देखते हैं कि कैसे ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे कि आयरन टिप प्लाउशेयर और साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन, इससे जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन देखते हैं कि कैसे इन्होंने डिफरेंशिएशन को रूरल सोसाइटी में इंक्रीज़ किया। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अलग अलग क्लासेस जो हैं वो आ रही थी रूरल सोसाइटी में, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेजेंट्स में ही। While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. अब इन टेक्नोलॉजीज से प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन थे। किसी को तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमीर बना दिया और कुछ लोगों को इन्होंने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। What is evident is that there was a growing differentiation among people engaged in agriculture. क्या देखा जा सकता है कि वो लोग जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन जो है वो ग्रो कर रही थी। स्टोरीज स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल पेजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। अब जो स्टोरीज़ थी स्पेशली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो स्टोरीज़ थी वो रेफ़र कर दी हैं अलग अलग क्लासेस ऑफ पेजेंट्स को, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल पेजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर्स। अब जो ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे इनके पास खुद का कोई लैंड नहीं था, ये दूसरों के लैंड में लेबर करते थे। और जो स्मॉल पेजेंट्स थे इनके पास छोटे छोटे लैंड थे जिनको ये कल्टीवेट करते थे। अब जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे जो कि ये खुद भी कल्टीवेट करते थे शायद, और शायद किसी और से कल्टीवेट कराते थे, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स से। The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third categories. अब ये जो स्मॉल पेजेंट्स की कैटेगरी थी और जो लार्ज लैंड होल्डर्स की कैटेगरी थी, इसको डेजिग्नेट करने के लिए पाली टेक्स्ट में एक टर्म थी जिसको गहापति कहा जाता था। The large landholders as well as the village headmen emerged as powerful figures and often exercised control over the cultivators. अब ये जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे और विलेज हेडमैन थे, जो यानी कि विलेज के जो हेड थे, ये जो हैं पावरफुल फिगर्स के रूप में एमर्ज हुए और बाकी जो कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। Early Tamil literature, the Sangam text also mentioned different categories of people living in the villages. अब जो हमारे अर्ली तमिल लिटरेचर के जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारे संगम टेक्स्ट, वो मेंशन करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज जो हैं लोगों की वो विलेजेस में रहती थी। यानी कि साउथ इंडिया में भी डिफ्रेंशिएशन जो है वो आ रहा था। लार्ज लैंड ओनर्स और द वेललार, यानी कि वेललार जो थे वो थे लार्ज लैंड ओनर्स जो कि बहुत ज़्यादा लैंड ओन करते थे, और साथ ही साथ प्लाउमैन थे उज़हवर, और स्लेव्स थे अदीमई। यानी कि तीन जो मेन कैटेगरीज हैं हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। पहला है वेलल्लार, दूसरा है उज़हवर एंड थर्ड है अदीमई। इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़।
ये जो डिफरेंसेस हैं ये किस पर बेस्ड थे? लैंड की एक्सेस पर, लेबर की एक्सेस पर और नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी एक्सेस पर। यानी कि इन तीन चीज़ों की डिफरेंसेस थे इन तीन कैटेगरीज़ के बीच में। In such a situation, questions of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal texts. अब ऐसी सिचुएशन में जब लैंड का कंट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब लैंड के कंट्रोल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट बन जाते थे। ये जो है ऑफन डिस्कस भी करे जाते थे लीगल टेक्स्ट में। लीगल टेक्स्ट कौन से हैं? धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास, ये जो है लीगल टेक्स्ट हैं। ये ले करते हैं रूल्स कि कैसे पर्टिकुलर सोशल कैटेगरीज़ को बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इन लीगल टेक्स्ट में भी हमको ये डिस्कशंस देखने को मिलती हैं कंट्रोल ओवर लैंड के ऊपर। गहापति, अ गहापति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। किसी भी हाउस होल्ड का जो हेड था वो था गहापति, who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence। अब जो भी उस घर में women रहती थी, children रहते थे, जो भी slaves रहते थे, जो भी workers रहते थे, कर्मचारी रहते थे, उस घर के अंदर उन सभी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता था गहापति। He was also the owner of the resources। सारे जो resources थे उस हाउस होल्ड के, उन सभी का ओनर भी वो गहापति ही था। लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स, सारी चीज़ों का ओनर जो है वो ही था। Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to the urban elite, including the wealthy merchants। कभी कभी इस टर्म को स्टेटस का मार्कर के रूप में भी यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि अर्बन एलीट से बिलोंग करते थे, इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलीट्स। देखते हैं कि कैसे लैंड को लोग ग्रांट कर रहे थे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या ब्राह्मण्स को, एंड कैसे रूरल एरियाज़ में नए एलीट्स आ रहे थे। फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज़ ऑफ द कॉमन एरा की जो अर्ली सेंचुरीज थी उनसे हमको देखने को मिलता है कि जो लैंड है उसको ग्रांट करा जा रहा था। मैनी ऑफ विच वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस, जिसमें से कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं हमको इंस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि लोग जो हैं कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज से अपने लैंड को ग्रांट कर दे रहे थे किसी को भी। ग्रांट करना क्या होता है कि फ्री में किसी को दे देना। इसमें से कई सारी जो लैंड ग्रांट्स हैं हमको इंस्क्रिप्शंस में भी रिकॉर्डेड मिलती हैं। इनमें से काफ़ी कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो स्टोन्स पर थी, बट जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस थी वो कॉपर प्लेट्स पर थी, जो कि शायद एज अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन उस पर्सन को दी जाती थी जो कि लैंड को रिसीव करता था, ताकि उस पर्सन के पास जो है कोई रिकॉर्ड रहे कि कल को आके वही पर्सन जिसने लैंड को दिया है वो ये ना बोले कि ये तो मेरा लैंड है। द रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं लैंड ग्रांट्स के, वो बताते हैं कि जो लैंड ग्रांट्स हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे या फिर ब्राह्मण्स को दिए जाते थे। Most of the inscriptions were in Sanskrit in some cases, and especially from the 7th century onwards, part of the inscription was written in Sanskrit while the rest was in local language such as Tamil or Telugu। अब जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, लेकिन कुछ केसेस में क्या था, स्पेशली जब 7th सेंचुरी से हम देखें तो एक पार्ट जो है इंस्क्रिप्शंस का वो सिर्फ संस्कृत में लिखा जाता था, लेकिन बाकी जो हमारी इंस्क्रिप्शन है वो किसी भी लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती थी जो वो लोग बोलते थे, जैसे कि तमिल में या फिर तेलुगु में। प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त II। She was married into another important ruling family, that of the Vakatakas, who were powerful in the Deccan। अब प्रभावती गुप्ता जो थी वो थी बेटी चंद्रगुप्त II की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे अर्ली इंडियन हिस्ट्री के। अब उनकी जो शादी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में हुई थी, वकाटकाज की, जो कि डेक्कन एरिया में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, अब जो संस्कृत में जो लीगल टेक्स्ट थे, जो धर्मसूत्रास थे, जो धर्मशास्त्रास थे, उनके अकॉर्डिंग विमेन जो हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सेस उनकी नहीं हो सकती थी रिसोर्सेज में, जैसे कि लैंड, यानी कि विमेन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली लैंड वगैरह को ओन नहीं कर सकती थी। हाउएवर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड।
हाउएवर हमको एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है जो कि बताती है कि प्रभावती गुप्ता जो हैं उनके पास लैंड की एक्सेस भी थी, जिसको उन्होंने बाद में ग्रांट कर दिया था किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या फिर ब्राह्मण को. This may have been because she was a queen, one of the few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. अब ये शायद इसलिए था क्योंकि प्रभावती गुप्ता जो हैं वो एक क्वीन थी और इसीलिए वो एक्सेप्शनल थी, और प्रभावती गुप्ता जो है वो क्वीन थी, ये बहुत ही रेयर हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री में. It is also possible that the provisions of legal texts were not uniformly implemented. अब ये भी पॉसिबल है कि शायद ये जो लीगल टेक्स्ट हैं इनमें जो भी लिखा था वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, हर इंसान उन लीगल टेक्स्ट को नहीं मानता था, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी. द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशंस. अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी एक आइडिया देती है कि कौन कौन रूरल एरियाज़ में रिसाइड करते थे. दीज इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, peasants as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. अब रूरल एरियाज़ में कौन कौन रहते थे? पहला तो ब्राह्मण्स रहते थे, दूसरा पेजेंट्स रहते थे, इनमें सारी कैटेगरीज हैं पेजेंट्स की, और साथ ही वो लोग रहते थे जो कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कुछ प्रोड्यूस प्रोवाइड करते थे किंग को या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को. रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब उनके ऑफिशियल्स को. एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. अब ये जो इंस्क्रिप्शन है इसके अकॉर्डिंग अब उनको जो ये विलेज है इसका नया जो लॉर्ड है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, उसको ही ओबे करना पड़ेगा, और सारे वो जो ड्यूज़ वो क्वीन को देते थे अब वो उसी इंसान को वो सारे ड्यूज़ शायद पे करेंगे. लैंड ग्रांट्स सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब जो लैंड ग्रांट्स हैं जैसे कि प्रभावती गुप्ता के केस में हमने देखा, ये जो हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारी कंट्री के हमको देखने को मिली हैं. हाउएवर वेरिएशंस इनमें भी रीजनली हैं. तो रीजनल वेरिएशंस थी यानी कि जगह के अकॉर्डिंग वेरिएशंस थी इन द साइज़ ऑफ द लैंड डोनेटेड. कहीं पर ज़्यादा लैंड को डोनेट किया जाता था, कहीं छोटे छोटे लैंड को डोनेट किया जाता था. एंड द राइट गिवन टू द डोन्स द रिसिपिएंट ऑफ द ग्रांट. अब वो लोग जो कि इस लैंड को रिसीव करते थे उनके पास क्या राइट्स थे इस लैंड के ऊपर, वो भी रीजनली वेरी करते थे, जगह के अकॉर्डिंग वेरी करते थे. द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस. अब ये जो लैंड ग्रांट्स थी ना इसका जो इम्पैक्ट है कि क्यों इनको दिया जाता होगा और क्या फिर इसका इम्पैक्ट रहता होगा, ये जो है डिबेटेड टॉपिक है हिस्टोरियंस के अंदर. Some feel that land grants were a part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. अब कुछ जो है हिस्टोरियंस वो ये मानते हैं कि ये जो है लैंड ग्रांट्स करना ये एक स्ट्रैटेजी थी रूलिंग lineages के द्वारा अडोप्ट की हुई, ताकि नया जो एरिया है उसको एग्रीकल्चर के अंदर लाया जा सके. यानी कि एक अनकल्टिवेटेड एरिया है जिसको हमने किसी को लैंड ग्रांट में दे दिया, अब वो जो पर्सन है वो उस लैंड को कल्टीवेट करेगा तभी तो वो उससे कुछ रिवेन्यू लाएगा, तो इससे नया जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के अंडर आ जाएगा. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी थी नए एरिया को एग्रीकल्चर के अंदर एक्सटेंड करने की. अदर्स सजेस्ट दैट लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिंग ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर एज किंग्स वर लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सामन्स. दे ट्राई टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड. अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये जो लैंड ग्रांट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा किंग है वो उसकी पॉलिटिकल पावर जो है वो वीक हो रही थी. तो क्योंकि किंग्स अपने सामंस जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल खो रहे थे तो उन्होंने लैंड किसी और को डोनेट कर दिया, किसी और को ग्रांट कर दिया, ताकि अब उनके कुछ अलाइज हो जाएं. यानी कि अगर कोई भी सामंत उनके अगेंस्ट हो तो उनके पास कोई ऐसा रहे जो उनकी साइड में हो. They also feel that kings tried to project themselves as supermen because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. अब वो ये भी हिस्टोरियंस फील करते हैं कि जो किंग्स हैं वो खुद को सुपरमैन प्रोजेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो कंट्रोल लूज़ कर रहे थे, तो वो कम से कम एक झूठी पावर को दिखाना चाहते थे. Land grants provide some insight into the relationship between the cultivators and the state. अब ये जो हमारे लैंड ग्रांट्स हैं ये हमको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन
कल्टिवेटर्स एंड स्टेट, की स्टेट और जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो लैंड को कल्टिवेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप थी. However, there were people who were often beyond the reach of officials or सामंत्स. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारे ऑफिशियल्स या सामंत्स की रीच के बियॉन्ड थे, यानी कि जिन तक ना तो ऑफिशियल्स जा सकते थे और ना ही सामंत्स जा सकते थे. जैसे कि पेस्टोरलिस्ट कौन, जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्ड्स को लेके मूव कर रहे हैं. फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंशरी आर्टिजान्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. ये सारे लोग जो हैं एक जगह पर परमानेंट रेजिडेंस इनका नहीं है, ये मूव करते रहते हैं, इसलिए ये ऑफिशियल्स की रीच से बियॉन्ड हैं, वो कभी भी इनसे टैक्स वगैरह तो कलेक्ट नहीं कर सकते. जनरली सच ग्रुप्स डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइव्स एंड ट्रांजैक्शंस. तो क्या है कि जनरली क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ्स के कोई भी डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं. तो हमको इनके बारे में काफ़ी कम पता है, क्योंकि मोस्टली इनमें से इलिटरेट थे, तो वो अपने अकाउंट्स वगैरह कुछ नहीं लिख सके. टाउन्स एंड ट्रेड्स, न्यू सिटीज़. अब कैसे ट्रेड की वजह से नए टाउन्स आए. मैनी ऑफ द टाउन्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम वर द कैपिटल ऑफ द महाजनपदास. अब अलग अलग महाजनपदास थी, ठीक है, तो उनके जो कैपिटल्स थे वो हमारे नए सिटीज़ के रूप में इमर्ज हुए. वर्चुअली ऑल द मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब सारे जो मेजर टाउन्स थे इस टाइम पर वो कम्युनिकेशन के रूट्स के अलोंग थे, क्योंकि अगर हम उनको किसी भी ऐसे फॉरेस्ट में बना दें जहाँ कोई आ ही नहीं सकता, तो कैसे वो एक टाउन के रूप में इमर्ज होगा, कैसे वहाँ पर लोग आएंगे, कैसे वहाँ पर ट्रेड होगा. तो ज़्यादातर जो इस टाइम पर टाउन्स थे वो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलोंग ही लोकेटेड थे. सम सच एज पाटलिपुत्र वर ऑन रिवराइन रूट्स. अब कुछ जो हमारे टाउन्स थे वो रिवराइन रूट्स पर थे, जैसे कि पाटलिपुत्र. अदर्स सच एज उज्जैनी वर अलोंग लैंड रूट्स. और कुछ जो दूसरे हमारे टाउन्स थे वो लैंड रूट्स पर लोकेटेड थे, जैसे कि उज्जैनी. येट अदर्स सच एज पुहर वर नियर द कोस्ट फ्रॉम वेयर द सी रूट्स बिगेन. पुहर जो है प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, ये जो है कोस्ट के पास है जहाँ से सी रूट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं. यानी कि हमको रिवराइन रूट्स पर सिटीज़ देखने को मिलती हैं, हमको लैंड रूट्स पर सिटीज़ देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ हमको सी रूट्स पर भी सिटीज़ देखने को मिलती हैं. मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बस्लिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. अब बहुत सारे जो सिटीज़ थे जैसे कि मथुरा, वो बस्लिंग सेंटर्स थे, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी. कल्चरली मथुरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज वी ऑल नो, एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हो रही थी. अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सनस. अब अर्बन पॉपुलेशन क्या क्या कौन कौन लोग इसमें थे. एलिट्स थे, क्राफ्ट पर्सनस थे, उनमें क्या क्या कैटेगरीज थी वो सब देखते हैं. We have seen that kings and ruling elites lived in fortified cities. अब क्या कोई भी किंग या उसका जो रूलिंग एलीट है, जो ऑफिशियल है, वो किसी रूरल एरिया में जाके रहेगा? नो, वो जो हैं अर्बन एरियाज़ में ही रहेंगे, फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहेंगे, जहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन भी इंश्योर्ड होगी. Although it is difficult to conduct extensive excavations and most sites because people live in these areas even today, unlike the Harappan cities, a wide range of artifacts have been recovered from them. अब ये जो हमारी सिटीज़ हैं, अब पाटलिपुत्र जो है वो प्रेजेंट डे पटना है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सिटी है. क्या यहाँ पर एक्सकवेशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं. अब अगर हम हरप्पन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हरप्पन जो सिटीज़ हैं वो ऐसे एरियाज़ में लोकेटेड हैं जहाँ पर आज के टाइम पर लोग ज़्यादा नहीं रहते, तो वहाँ पर एक्सकवेशंस करना काफ़ी ज़्यादा इजी है. ऑलराइट, बट इन एरियाज़ में ज़्यादा एक्सकवेशंस नहीं की जा सकती. कुछ लिमिटेड एरियाज़ हैं जो एक्सकवेट किए गए हैं, वहाँ पर हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं. These include fine pottery bowls and dishes with a glossy finish known as the northern black polished ware. इनमें इंक्लूडेड है बहुत ही फाइन पॉटरी के बोल्स और साथ ही साथ डिशेस, ठीक है, जिनकी एक ग्लोसी फिनिश थी. इनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है. ये जो है शायद रिच पीपल के द्वारा ही यूज़ होती थी.
ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of materials, gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell, terracotta। तो अलग अलग चीज़ें हमको मिली हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हमको मिली हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। By the 2nd century BCE, we find short votive inscriptions in a number of cities. 2nd century BC से हमको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी votive inscriptions हैं बहुत सारी cities में। ये जो हैं नेम ऑफ द डोनर यानी कि वो इंसान जो कि डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ उसकी ऑक्यूपेशन को मेंशन करती हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है कि ये वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करती हैं जो कि कोई भी पर्सन किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि टेम्पल में डोनेट कर रहा है। दे टेल अस अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन दिस टाउन्स। अब क्योंकि ये ऑक्यूपेशंस को भी मेंशन करती हैं तो हमको पता चलता है कि कौन कौन किस किस ऑक्यूपेशन के लोग इन टाउन्स में रहते थे। दीज इंक्लूड द वॉशिंग फोक, the weavers, the scribes, the carpenters, the potters, the goldsmiths, blacksmiths, officials, religious teachers, merchants and kings। तो इतने सारे ऑक्यूपेशन जो प्रैक्टिस कर रहे थे लोग वो सारे हमारे टाउन्स में रहते थे। समटाइम्स गिल्ड्स और श्रेणीज, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर मेंशन्ड एज वेल। कभी कभी ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें नेम ऑफ द पर्सन नहीं बल्कि नेम ऑफ द गिल्ड और श्रेणी मेंशन्ड है। गिल्ड या श्रेणी क्या होती हैं? क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स या फिर मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस। दीज गिल्ड्स प्रोबेबली procured raw materials, regulated production and marketed the finished product। अब ये जो सारी गिल्ड्स हैं ये क्या करती थी? शायद ये जो है रॉ मटेरियल को इकट्ठे प्रोक्योर कर लेती थी, यानी कि एक गिल्ड के अंदर बहुत सारे हमारे क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उन सभी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पूरी गिल्ड जो है वो इकट्ठे ही प्रोक्योर कर लेती थी। साथ ही साथ जो वो प्रोड्यूस करते थे उसको रेगुलेट करती थी गिल्ड, एंड जो उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केटिंग भी पूरी की पूरी गिल्ड इकट्ठे ही करती थी। इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन्स यूज्ड अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द अर्बन एलीट्स। अब ये सारे जो अर्बन एलीट्स थे, जो नई नई क्लासेस आ रही थी, इनकी जो ग्रोइंग डिमांड है उसको मीट करने के लिए शायद ये क्राफ्ट पर्सन्स अलग अलग टाइप के आयरन टूल्स का यूज़ करते थे। ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके अंदर कैसे ट्रेड हो रहा था और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे रीजन्स के साथ, दूसरे किंगडम्स के साथ कैसे ट्रेड हो रहा था। फ्रॉम द 6th century BCE, land and river routes crisscrossed the subcontinent and extended in various directions overland into Central Asia and beyond, and overseas from the ports that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to the east and North Africa and West Asia through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China। अब 6th century BCE से क्या हो रहा था कि जो लैंड रूट्स हैं और जो रिवर रूट्स हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट को क्रॉस क्रॉस कर रहे थे, यानी कि उसको अच्छे से हमारे सारे जो मेजर टाउन्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे थे एंड एक्सटेंड हो रहे थे अलग अलग डायरेक्शंस में। अब हम अगर ओवर लैंड देखें, यानी कि लैंड के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके साथ लैंड रूट्स हैं सेंट्रल एशिया के, और सेंट्रल एशिया के बियॉन्ड जो भी रीजन्स हैं उनसे भी इंडिया जो है वो ओवरलैंड कनेक्टेड है। एंड ओवर सीज़ के थ्रू जो हमारे पोर्ट्स हैं, जो हमारे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के साइड में जो पोर्ट्स हैं वो सारे एक्सटेंड हो रहे हैं ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की तरफ में, वेस्ट एशिया की तरफ में एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में एंड चाइना की तरफ में। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, वो अफ्रीका से कनेक्टेड है, वो वेस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है एंड चाइना से भी कनेक्टेड है। Rulers often attempted to control these routes, possibly by offering a protection for a price। अब जो हमारे रूलर्स हैं वो शायद इन रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। शायद वो ऐसे कैसे करते थे, जो हमारा प्राइस है उसकी एक प्रोटेक्शन देके। अब वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है इससे रेवेन्यू आता था जिससे पूरा का पूरा किंगडम चलता था और प्रॉस्पर भी होता था। तो इसलिए जो हमारे रूलर्स हैं वो चाहते थे कि जो ये रूट्स हैं ये स्टेबलाइज हो जाएं, वो चेंज ना हो उनके किंगडम से।
Those who traversed these routes included the peddlers, who probably traveled on foot, merchants who traveled with caravans of bullock carts and pack animals. तो वो लोग जो इन रूट्स पर चलते थे वो कौन कौन थे? पहले तो जो पेडलर्स थे जो कि अपना सामान बेचते हैं, जो हॉकर्स होते हैं वैसे लोग जो कि शायद पैदल ट्रैवल करते थे, एंड मर्चेंट्स जो कि शायद कारावान्स में ट्रैवल करते थे बुलक कार्ट्स के या फिर पैक एनिमल्स के. Also, there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable. अब सी फारर्स भी थे, यानी कि वो लोग जो कि सी को क्रॉस करके आते थे. इनके जो वेंचर्स थे वो रिस्की होते थे बहुत ज़्यादा. उस टाइम पर सी क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की जॉब थी, बट इनके जो वेंचर्स होते थे हाईली प्रॉफिटेबल होते थे. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो ये करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स होते थे. सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसत्तुबान in Tamil and Sethis and Satavas in Prakrit could become enormously rich. अब ये जो नेम्स हैं मर्चेंट्स के हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में. ये जो मर्चेंट्स हैं ये अगर सक्सेसफुल हो जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाते थे. A wide range of goods were carried from one place to another. अब एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी सारे अलग अलग डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स जो हैं वो ट्रैवल होते थे, कैरी करे जाते थे. जैसे कि सोल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, टू नेम अ फ्यू. अलग अलग रेंज ऑफ गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करे जाते थे इस टाइम में. स्पाइसेस स्पेशली पेपर वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर. अब जो रोमन एम्पायर थी वहाँ पर क्या था कि स्पाइसेस जो हैं स्पेशली पेपर बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में थे. जैसे और साथ ही साथ टेक्सटाइल भी और मेडिसिनल प्लांट्स भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे. और ये जो हैं ट्रांसपोर्ट करे जाते थे इंडिया से फिर अरेबियन सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू सीधा रोमन एम्पायर में. तो हम देख सकते हैं कि जो इंडियन गुड्स हैं ओवरसीज़ उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी. कॉइन्स एंड किंग्स. अब देखते हैं कि कैसे कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ और कुछ स्पेसिफिक किंग्स के जो इशू करे गए कॉइन्स थे उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. टू सम एक्सटेंट द एक्सचेंजेस फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज. अब हमने देखा कि इंडियन गुड्स जो हैं वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं. साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुड्स को एक्सचेंज करा जा रहा है. तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये कुछ हद तक फैसिलिटेट हुए थे कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से. पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड. अब जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी मेटल है उसके ऊपर अगर हम कोई भी स्टैम्प को पंच कर दें, ठीक है, तो उसके ऊपर वही मार्क आ जाएगा. ये होते हैं हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स. ये जो है सिल्वर और कॉपर के बनते थे इनिशियली और ये सबसे ज़्यादा पहले कॉइन्स थे जो कि मिंट हुए थे एज वेल एज यूज़ हुए थे. These have been recovered from excavations at a number of sites. अब एक्सकवेशंस हुई जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हमको हर जगह से पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे कॉइन्स हमको मिले हैं. न्यूमिस्मैटिस्ट्स have studied these and other coins to reconstruct the possible commercial networks. अब जो हमारे न्यूमिस्मैटिस्ट्स हैं यानी कि वो लोग जो कि कॉइन्स की स्टडी करते हैं उन्होंने इन कॉइन्स को स्टडी किया है एंड जो हमारे कमर्शियल नेटवर्क्स है यानी कि जो हमारे एरियाज़ है जो कि आपस में ट्रेड करते थे उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है. और वो कैसे करते हैं? अगर एक पर्टिकुलर कॉइन जो है हमारा वो दो जगह पर पाया जा रहा है इसका मतलब ये है कि उन दोनों जगह के बीच में ट्रेड हो रहा है. Attempts made to identify the symbols on punch-marked coins with specific rulers, including the Mauryas, suggest that these were issued by kings. अब जो हमारे न्यूमिस्मैटिस्ट्स हैं उन्होंने कोशिश की है जो सिम्बल्स थे इन पंच मार्क्ड कॉइन्स पर उनको स्टडी करने की. इससे पता चला है कि ये जो हमारे कॉइन्स हैं ये किंग्स इशू करते थे. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स. और ये भी पॉसिबल है कि शायद मर्चेंट्स या फिर बैंकर्स या फिर टाउन्स पीपल जो लोग शहर में रहते थे वो भी शायद इनमें से कुछ कॉइन्स को इशू करते थे. The first coins to bear the names and the images of the rulers were issued by the Indo-Greeks. अब वो पहले coins जिनमें रूलर का नेम एंड उनकी इमेज है
वो हमारे इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो इंडो ग्रीक्स थे उनका रूल कहाँ था, उनका कंट्रोल कहाँ था? ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये रूल करते थे। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशाणाज। जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स थे वो कुशाणाज ने हमारे इशू किए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। These were virtually identical in weight with those of the contemporary Roman emperors and the Parthian rulers of Iran। तो ये जो हमारे कॉइन्स हैं, जो हमारे कुशाणाज ने इशू किए थे, ये वेट में सिमिलर हैं रोमन एम्परर के इशू किए गए कॉइन्स से, एंड जो हमारे पार्थियन रूलर्स थे ईरान के, उन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उनसे भी ये सिमिलर हैं वेट में। ये जो है हमको नॉर्थ इंडिया में मिले हैं, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में भी मिले हैं। The widespread use of gold coins indicates the enormous value of the transactions that were taking place। अब since gold coins को इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो गुड्स इनके साथ ट्रेड हो रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दे रही हूँ तो आप जो मुझको गुड दे रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो, जो भी आइटम दे रहे हो, उसकी भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही होगी। तो ये इंडिकेट करती है कि हाई वैल्यू गुड्स का ट्रेड हो रहा था। साथ ही साथ हमको रोमन कॉइन्स के होर्ड्स मिले हैं साउथ इंडियन साइड्स में। ये क्या इंडिकेट करता है कि रोमन इंडिया का ट्रेड हो रहा था साउथ इंडिया के साथ, और साथ ही साथ जो नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज से कन्फाइंड नहीं होते थे, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था, पर क्लोज कनेक्शंस थे साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड के थ्रू। यानी कि जो ट्रेड है वो एक पर्टिकुलर किंगडम की पॉलिटिकल बाउंड्री में कंसंट्रेटेड नहीं है, जो दूसरे किंगडम्स हैं उनके साथ भी ट्रेड इस टाइम पर हो रहा था। कॉइन्स वर ऑल्सो इश्यूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ द योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब कॉइन्स जो हैं वो सिर्फ किंग्स ही इशू नहीं कर रहे थे, जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं वो भी कॉइन्स को इशू कर रही थी, जैसे कि योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by Yodhyas, pointing to the latter's interest and participation in economic exchanges। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको काफ़ी हज़ार कॉपर कॉइन्स मिले हैं जो कि योद्धास ने इशू किए थे। ये क्या हमको बताते हैं कि जो योद्धास हैं वो भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में इंटरेस्टेड थे एंड पार्टिसिपेट कर रहे थे। Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers। सबसे सुंदर जो गोल्ड coins हैं हमारे, वो हमारे गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे। The earliest issues are remarkable for their purity। और जो गुप्ता रूलर्स के बिल्कुल अर्लीस्ट इशू करे गए coins थे वो अपनी प्योरिटी के लिए रिमार्केबल थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्योर गोल्ड coins थे। These coins facilitated long distance transactions from which किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड। अब ये जो हमारे कॉइन्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को फैसिलिटेट करते थे, उसमें हेल्प करते थे, जिससे किंग्स को भी बेनिफिट मिलता था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा ओवरसीज़ ट्रेड हो रहा है उससे किंग्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पाते थे, इसीलिए वो स्टेबलाइज भी करना चाहते थे इन ट्रेड रूट्स को। फ्रॉम 6th century CE onwards फाइंड्स ऑफ गोल्ड कोइंस टेपर ऑफ। अब 6th century CE से क्या होता है कि जो गोल्ड कोइंस हैं उनका जो हमारे फाइंड्स हैं वो कम होने लगती हैं। टेपर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इतनी चीज़ हमको मिल रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अब कम हो गई है। डज दिस इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या ये इंडिकेट करता है कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम पर थी? हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब ये जो इशू है कि शायद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई होगी, इस पर हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं। सम सजेस्ट दैट विद द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन एंड दिस अफेक्टेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है अराउंड दिस टाइम वो कोलैप्स हो गई थी। तो कुछ हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, तो शायद वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो शायद कम हो गया होगा, जिससे वो सारे रीजन्स जो कि
वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, वो शायद उनकी प्रोस्पेरिटी को भी उसने अफेक्ट किया। अदर्स आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। तो दूसरे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि यही वो टाइम है जब नए नए टाउन्स आ रहे थे और साथ ही साथ नए नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड भी आ रहे थे। तो अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो कभी भी नए टाउन्स इमर्ज नहीं होंगे, ना ही नए नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड इमर्ज होंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम पर शायद नहीं था। दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट दो द फाइंड्स ऑफ कॉइन्स of that time are fewer, the coins continue to be mentioned in inscriptions and texts। वो ये भी कहते हैं कि although इस टाइम पर हमको coins कम मिले हैं, लेकिन coins जो है वो inscriptions में भी mentioned है and text में भी mentioned है, यानी कि उनका जो यूज़ है वो कम नहीं हुआ। तो शायद ये हो सकता है कि कम फाइंड हमको इसलिए मिली हैं क्योंकि coins जो है वो सर्कुलेशन में थे, लोग उनको यूज़ कर रहे थे, उनको होल्ड नहीं कर रहे थे। होल्ड मतलब इकट्ठा नहीं कर रहे थे। बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। कैसे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया जाता है। हमने शुरुआत की थी कि जेम्स प्रिंसेप ने 1830s में ब्राह्मी और खरोस्ती को डिसाइफर किया था। अब देखते हैं कि उन्होंने कैसे उनको डिसाइफर किया। डिसाइफरिंग ब्राह्मी, मोस्ट स्क्रिप्ट्स दैट आर यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अब जो हमारी ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो जिस भी स्क्रिप्ट का यूज़ करती हैं वो ब्राह्मी से ही डिराइव्ड है, उसी से वो आई है। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हमको देखने को मिलती है। हाउएवर कुछ जो हमारी अशोकन इंस्क्रिप्शन है नॉर्थ वेस्ट में वो हमारी खरोस्ती में है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी से क्या हुआ कि जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे एडेड बाय इंडियन पंडित्स worked backwards from the contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with the older specimens। अब क्या किया कि जो हमारे लेट 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडियन पंडित्स की हेल्प लेके बैकवर्ड्स काम करना शुरू किया बंगाली और देवनागरी से। यानी कि उन्होंने देखा कि बंगाली और देवनागरी कैसी थी पहले, कैसे वो इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। तो इससे उन्होंने हमारे जो ब्राह्मी हैं उसका पता लगाया। स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शंस समटाइम्स अज्यूम दैट दीज वर इन संस्कृत, ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्राकृत। तो जो स्कॉलर्स हमारे अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये अज्यूम कर रखा था कि ये जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमारी संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन ये जो हमारे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं ये प्राकृत में लिखी गई थी। It was only after decades of painstaking investigations by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। अब इतने डेकेड्स की पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशंस की बहुत सारे एपिग्राफिस्ट ने, ठीक है, उसके बाद ही जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो डिसाइफर कर पाए अशोकन ब्राह्मी को 1838 में। हाउ खरोस्ती वॉज राइट, कैसे खरोस्ती को रीड किया गया, कैसे उसको डिसाइफर किया गया। द स्टोरी ऑफ डिसाइफरमेंट ऑफ खरोस्ती, द स्क्रिप्ट दैट वॉज यूज इन द इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट इज़ डिफरेंट। अब खरोस्ती स्क्रिप्ट की जो डिसाइफरमेंट की स्टोरी है वो ब्राह्मी से बहुत ज़्यादा अलग है। हियर द फाइंड्स ऑफ द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया फैसिलिटेटेड द मैटर्स। अब जो हमारे इंडो ग्रीक किंग्स थे जिन्होंने इस एरिया पर रूल किया था 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी BCE में, उन्होंने जो हमारा मैटर्स है उसको ईजी बना दिया है। दीज कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ द किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स। अब जो हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं उनमें ऊपर लिखा गया है जैसे ग्रीक से कोई नेम लिखा गया है और साथ ही साथ उसमें खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी वही नेम लिखा गया है। अब वो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि ग्रीक को पढ़ सकते थे उन्होंने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को कंपेयर किया। फॉर इंस्टेंस द सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपोलोडोटस। With Prinsep identifying the language of the Kharosthi inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscriptions as well। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉइन है जिसमें अपोलोडोटस लिखा गया है, अब उसमें ए लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल और साथ ही साथ अ लिखा गया है। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमको ग्रीक और खरोस्ती तो नहीं आती, तो हिंदी और इंग्लिश की
मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए हमारा अगर इंग्लिश में लिखा गया है और यूरोपियंस अगर इसको समझ सकते हैं, तो अगर वो हिंदी को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पक्का ए ही है, अ ही है। ऑलराइट, तो इससे क्या हुआ कि जब प्रिंसप ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो जो बड़ी इंस्क्रिप्शंस थी खरोष्टी में उनको भी रीड करा जा सका। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब हमको इन इंस्क्रिप्शंस से क्या हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज़ नॉट मैंशनड इन सम इंस्क्रिप्शंस। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस में, जैसे कि सोर्स 10 में आपकी बुक में कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें अशोका जो है, नेम ऑफ द रूलर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, जो टाइटल्स उस रूलर ने अडॉप्ट किए थे उनका यूज़ किया गया है। देवनम्पिया ऑफन ट्रांसलेटेड एज द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि जो गॉड्स का प्यारा हो। ठीक है, ये जो टाइटल है अशोका ने अडॉप्ट किया था, इसका यूज़ किया गया था इस हमारी इंस्क्रिप्शन में। एंड पियादसी प्लेजेंट टू बीहोल्ड, जो हमने शुरू में भी देखा था। द नेम अशोका इज मैंशनड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस विच ऑल्सो कंटेन दीज टाइटल्स। अब अशोका जो हमारा नेम है ये दूसरे इंस्क्रिप्शंस में मैंशनड है, जिसमें ये जो टाइटल्स हैं देवनम्पिया और पियादसी ये भी मैंशनड है। तो इन सारी इंस्क्रिप्शंस को अगर हम देखें ध्यान से, एग्जामिन करें, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो हैं मैच करती हैं कंटेंट के टर्म्स में, स्टाइल के टर्म्स में, लैंग्वेज के टर्म्स में एंड पैलियोग्राफी के टर्म्स में। तो एपिग्राफिस्ट ने क्या कंक्लूड किया है कि ये जो हैं एक ही रूलर ने इशू किए थे। Historians have to constantly access the statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggerations. अब जो भी हमारी inscriptions में statements हैं, historians को उसको जज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि या ये सच है या फिर ये झूठ है या फिर ये exaggerated है। ठीक है, तो जो भी हमारे रूलर्स थे, जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन में लिखा, वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के ही लिखते हैं। ओके, एपिग्राफिस्ट समटाइम्स ऐड वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस क्लियर। अगर आप अपने बुक में सोर्सेज जो हैं उनमें देखोगे तो कुछ ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो है एपिग्राफिस्ट ऐड करते हैं ताकि जो सेंटेंस है जो कि इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है उसका जो मीनिंग है वो रीड करने वाले को क्लियर हो जाए। दिस हैज़ टू बी डन केयरफुली। अब ये ध्यान से करना पड़ता है, ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा ऑथर है जो वो कहना चाहता है वही उसका मतलब निकल रहा है और जो भी वो कहना चाहता था उसका मीनिंग चेंज ना हो। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स एज वेल। अब हिस्टोरियंस जो हैं उनको दूसरी असेसमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। अगर किंग के ऑर्डर जो हैं वो नेचुरल रॉक्स पे इंस्क्राइब्ड थे सिटीज़ के पास और या फिर इम्पोर्टेंट रूट्स के पास, ठीक है, तो क्या जो लोग आ जा रहे थे वो रुकते होंगे और उनको रीड करते होंगे। मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट। अब उस टाइम पर शायद ज़्यादातर लोग लिटरेट नहीं थे, तो क्या वो लोग भी इनको पढ़ पाते थे। डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र। अब क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं उस प्राकृत को समझ सकते थे जो कि पाटलिपुत्र में यूज़ होती थी। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड। क्या किंग के जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करे जाते थे। आंसर्स टू सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फाउंड। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो हमारे आंसर्स हैं ये हमेशा ईजी नहीं होते ढूंढने। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स एज वेल। ओके, दिस इज द सेम थिंग। Some of these problems are evident if we look at an Ashokan inscriptions which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. अब कुछ problems जो हैं हमको देखने को मिलेंगी अगर हम एक अशोकन इंस्क्रिप्शन को देखें, जो कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एंग्विश यानी कि डिस्ट्रेस रिफ्लेक्ट करती है अशोका का और एक चेंज मार्क करती है कि उनके एटीट्यूड में कैसा चेंज हो गया लड़ाई को लेके। एज वी शैल सी द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट द फेस वैल्यू। अगर जो भी उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा है सिर्फ हम उसको ना पढ़ें बल्कि जो मीनिंग वो कन्वे कर रही है और भी उसको अगर हम समझें तो हमारी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। While Ashokan inscriptions have been found in the present day Orissa,
the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. तो क्या स्टोरी है इसके पीछे कि अशोका ने जब उड़ीसा को कनकर किया था तो वहाँ पर जितने लोग मरे थे और जितने लोगों को चोट लगी थी, तो उनको देख के अशोका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गए थे और उन्होंने लड़ाई की तरफ अपना जो एटीट्यूड है उसको एकदम चेंज कर लिया था। ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा था। लेकिन जो हमारा कलिंगा था या फिर जो ओडिशा था जो कि अशोका ने कनकर किया था, वहाँ पर हमको अशोकन इंस्क्रिप्शंस तो मिलती है, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका की डिस्ट्रेस को मेंशन करती है वो वहाँ पर हमको नहीं मिली है। यानी कि वो इंस्क्रिप्शन वहीं पर नहीं मिली है जहाँ जो रीजन कनकर किया गया था, जहाँ के लोगों ने इतने दुख फेस किए थे उस वॉर की वजह से। द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अब हमारा जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है उसके काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस भी होते हैं। सब कुछ हम इंस्क्रिप्शन से पता नहीं लगा सकते। समटाइम्स देर आर टेक्निकल लिमिटेशंस। कभी कभी जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं वो टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। लेटर्स आर वेरी फेंटली इंग्रेव्ड। क्या होता है कि जो हमारे अक्षर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेंटली यानी कि लाइटली इंग्रेव्ड होते हैं। तो क्या होता है कि रिकन्स्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को इतना लाइट लिखोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है, और क्योंकि वो इतने पुराने हैं तो अब उनको ठीक से नहीं पढ़ा जा सकता। तो जो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या उनका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। हम श्योर नहीं है कि इसका शायद यही उस टाइम पर मीनिंग रहा होगा। ऑल्सो द इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग, यानी कि कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमको डैमेज भी देखने को मिल सकती है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, डैमेज्ड है, ठीक है, या फिर कुछ लेटर्स हमारे मिसिंग हो सकते हैं। साथ ही साथ इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। अब उस इंस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड यूज़ किया गया है उसका उस टाइम पर शायद कुछ और मतलब होगा और अब उसका कुछ और मतलब है। तो हमारा उस टाइम पर जो भी उसका मीनिंग था उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ शब्दों के मीनिंग जो हैं वो टाइम और प्लेस स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक जगह पर उनका मतलब कुछ और होता है, दूसरी जगह पर उनका मतलब कुछ और होता है, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम भी उनका मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. तो क्या है कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमारे डिस्कवर तो की गई हैं, लेकिन उनमें से सारी इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो डिसाइफर नहीं हो पाई हैं, सारी पब्लिश नहीं हो पाई हैं एंड ट्रांसलेट भी नहीं हो पाई हैं। साथ ही साथ उस टाइम पर हो सकता है कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस एग्जिस्ट करती हों जो कि हमको नहीं मिली है और जो कि शायद टाइम के साथ ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। सो हमारे पास अभी जो अवेलेबल है वो शायद सिर्फ एक हिस्सा है उसका जो कि उस टाइम पर इंस्क्राइब किया गया था। देयर इज़ अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम भी है इसमें कि अभी हम जो भी पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, यानी कि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्डेड नहीं थी। फॉर इंस्टेंस रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस। अब क्या था कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो या फिर जो नॉर्मल लोग थे, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उनकी ज़िंदगी में जो जॉयज़ थे, जो सोरोज थे, जो दुख थे, उनका हमको इंस्क्रिप्शंस में कोई भी मेंशन नहीं मिलता है। विच फोकस मोर ऑफन देन नॉट ऑन ग्रैंड यूनिक इवेंट्स। Besides, the content of inscriptions almost invariably projects the perspective of the persons who commissioned them. अब जो हमारे ये इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें क्या हमको देखने को मिलता है कि बड़े बड़े और यूनिक इवेंट्स इनमें मेंशन है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल इवेंट्स थे वो इनमें कोई मेंशन नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद उनको इस वर्दी नहीं रिगार्ड किया होगा कि उनको इंस्क्रिप्शंस में नोट किया जाए। साथ ही साथ ये जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं ये उन लोगों का पर्सपेक्टिव दर्शाती हैं जिन्होंने इनको कमीशन किया था। एज सच दे नीड टू बी जस्टापोज्ड विद अदर पर्सपेक्टिव्स सो एज टू अराइव एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। तो उनको दूसरे जो हमारे पर्सपेक्टिव हैं उनके हिसाब से भी देखना चाहिए ताकि हमको पास्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। Now your chapter has come to an end. Thanks for watching the video. Please do share the video with your friends as it takes a lot of effort to make these videos for you.
Do subscribe to my channel and like the video.